शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह देना चाहता हूँ कि इस मूवी में जो भी इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वो सत्य घटना पर आधारित हैं। जो भी चीजें इसमें हुई हैं वो सचमुच कश्मीर में हो चुका था। कैसे धर्म के नाम पर कुछ टेररिस्ट कुछ मासूम लोगों की जान से खेलकर उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। और मैंने ये बात द केरला स्टोरी में भी कही थी और यहाँ पर भी कह देता हूँ, इसे एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा किसी मुस्लिम, इस्लाम या फिर उनके मजहब को टारगेट या पॉइंट करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। दिस मूवी इज ओनली एक्सप्लेनिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो इसे सिर्फ एक मूवी की तरह ही लीजिएगा, ना ही किसी और तरीके से। लास्ट मूवी में भी मैंने ये आप लोगों को कहा था कि कमेंट सेक्शन में ऐसी किसी भी चीज के ऊपर कमेंटिंग करने मत बैठना, क्योंकि हो सकता है कि उसे किसी भी जाति या मजहब के लोगों को बुरा लग सकता है। मगर आपने वो किया तो मजबूर होकर कहीं मुझे इस बार कमेंट सेक्शन को ऑफ ना करना पड़े। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से लें, ना ही खुद पर और ना ही अपने रिलीजन पर लेकर लें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है कश्मीर में 19 जनवरी 1990 से। यहाँ दो बच्चे अब्दुल और शिवा साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। वहीं एक रेडियो रखा हुआ था जिसमें सचिन की बातचीत हो रही थी, जो कि अपने क्रिकेट के मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और अब जैसा कि शिव ने अपने इस मैच में एक छक्का मारा था तो वो जोर जोर से सचिन का नाम चिल्लाने लगता है। लेकिन एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनकर कुछ मुसलमान वहां आ जाते हैं और उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। तभी अब्दुल उनके मुंह पर बर्फ फेंकता है और अपने दोस्त शिवा को लेकर वहां से भागता है। 1990 का ये वो वक्त था जब कश्मीर में रहने वाले कश्मीर पंडितों को उन्हीं के घर से निकाल कर मारा जा रहा था और उन्हें बेघर किया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सभी मेल्स को मारकर उनकी फीमेल्स को वहीं रहने के लिए कहा जाता था ताकि उन फीमेल से रिप्रोडक्टिविटी हो सके। इस पूरे आतंकवाद को फैलाने वाले सरगना यानी कि लीडर का नाम था फारूक अहमद दर, जिसे कि बिट्टा कराटे के नाम से भी यहाँ के लोग जानते थे। इसी बीच हम एक माँ और बेटी को देख पाते हैं। बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और इसी वजह से उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज करवा ले। लेकिन तभी एक टेररिस्ट या फिर इस मूवी में कहें कि एक फ्रीडम फाइटर आकर उसे कहता है कि मैं तेरी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से करवाऊंगा। इस पर वो लेडी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और वो सो कोल्ड फ्रीडम फाइटर उसे वहीं गोली मार देता है। और यहाँ ऐसा सिर्फ इसी जगह पर नहीं, पूरे कश्मीर में चल रहा था। यहाँ तक कि उस लीडर के गैंग में जितने भी मेल्स थे उन्होंने अपने बच्चों के खोपड़ी में भी यही बात डाल रखी थी कि या तो अपने धर्म को कन्वर्ट करके मुस्लिम बन जाओ या फिर यहाँ से भाग जाओ, और अगर दोनों से ही अग्री नहीं होते हो तो हमारी गोली खाओ। इसी के साथ बिट्टा कराटे एक हेट स्पीच देता है और बहुत सारे हिंदुओं को पकड़कर इस्लाम कबूल करवा रहा था। और जो लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें बीफ खिला रहा था, यानी कि गाय का मांस, ताकि वो वहाँ की हिंदू मेजोरिटी को माइनॉरिटी में बदल दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड एक्टर पुष्कर पंडित पर। वो यहाँ पर हर शिवरात्रि में शिव जी का रोल अदा करते थे। इस दिन शिवरात्रि थी और उनके सभी साथी इस नाटक में उनका साथ निभाने वाले थे। यहाँ हमें पुष्कर की फैमिली के बारे में भी पता चलता है, जिसके घर में उनका बेटा, उनकी बहू और इसी के साथ दो छोटे बच्चे थे। बड़ा बच्चा शिव जो कि अब्दुल के साथ क्रिकेट खेल रहा था, वहीं एक छोटा बच्चा कृष्णा जिसकी उम्र महज 6-7 महीने ही थी। काफी देर हो चुकी थी और शिव घर पर नहीं लौटा था। इसी वजह से परेशान होकर पुष्कर पंडित शिव को ढूंढने के लिए अपने स्कूटर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे जाने पर उन्हें ये दोनों बच्चे मिल जाते हैं और वो उन्हें अपने स्कूटर पर बिठाकर भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे टेररिस्ट लगे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक आर्मी की गाड़ी आती है और कहती है कि हमारे साथ चलिए, क्योंकि इस वक्त अकेला घूमना खतरे से खाली नहीं है। मगर अफसोस की बात, वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आकर उस गाड़ी के नीचे बॉम्ब फेंक देते हैं और आर्मी की जीप वहीं फट जाती है। दूसरी तरफ यहाँ बिट्टा कराटे पुष्कर के घर पहुंचता है। करण यानी कि पुष्कर का बेटा, वो उनसे लड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन शारदा उसे रोकती है और बोलती है कि उनके हाथों में गन्स हैं, प्लीज उनसे मत लड़ो और जाकर ऊपर छिप जाओ। मगर तभी उनका पड़ोसी उन टेररिस्ट को बता देता है कि वो ऊपर चावल के ट्रंक में छुपा हुआ है। और जैसे ही बिट्टा कराटे उसके घर में घुसता है वो सीधा ऊपर जाता है। शारदा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। पूरी फैमिली के सारे लोग रो रहे थे, लेकिन बिट्टा कराटे किसी की नहीं सुनता और उस ट्रंक पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर करंट मौजूद था। जमीन पर लहू लहरा रहा था और अब बारी थी उन बाकी के घर वालों की। इसी वक्त यहाँ पर पुष्कर भी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और बिट्टा से कहते हैं कि तू तो कभी मेरा स्टूडेंट था, मैंने तुझे पढ़ाया था और आज तू मेरे ही घर वालों के साथ ऐसा कर रहा है। जिस पर बिट्टा कहता है कि मैं तेरा स्टूडेंट कभी हुआ करता था, आज मैं हूँ कमांडर फारूक अहमद दर। वो आकर शारदा से कहता है कि अगर अपने परिवार को बचाना चाहती है तो इन मुट्ठी भर चावलों को खा ले, जिनके अंदर करण का खून था। शारदा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, मगर अपने परिवार को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ हम ब्रह्मदत्त को देख पाते हैं, जो कि अभी भी कश्मीर में ही रह रहा था। और जब हमें पुष्कर की फैमिली दिखाई गई थी तो उस वक्त जो 7-8 महीने का छोटा बेटा कृष्णा था वो अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था और आज अपने दादा की अस्थियां लेकर उनके फ्रेंड्स के बीच आया था, क्योंकि मरने से पहले कृष्णा के दादाजी ने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अस्थियों को सिर्फ कश्मीर में मेरे घर में ही फैला देना। यहाँ पर हम पुष्कर जी के कुछ दोस्तों को देख पाते हैं, जो कि थे महेश कुमार पेशे से एक डॉक्टर, हरिनारायण जो कि कभी अपने वक्त में डीजीपी थे, अतुल श्रीवास्तव जो कि अपने वक्त में एक जर्नलिस्ट थे, ब्रह्मदत्त जो कि अपने टाइम पर होम मिनिस्टर थे। कृष्णा को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई। उसे तो बस अभी तक यही लग रहा था कि एक स्कूटर से जाते वक्त एक एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन सच्चाई क्या थी ये अभी तक उससे कोसों दूर थी। और हमें दिखाया जाता है 2016 का दिल्ली JN यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर राधिका काफी सारे बच्चों को एक लेक्चर दे रही थी और वहीं कृष्णा पंडित भी बैठा था। राधिका यहाँ बैठे उन सभी स्टूडेंट्स को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है। बेसिकली वो टाइम था जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था, लेकिन काफी सारे लोग इसके अगेंस्ट भी थे, जिनमें खुद प्रोफेसर राधिका भी शामिल थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कश्मीर को भारत का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। और इसी के साथ वो लोगों में ये बात भी फैलाती है कि कश्मीर में कभी जेनोसाइड हुआ ही नहीं था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। जेनोसाइड यानी कि एक ही बार में काफी सारे लोगों का मास मर्डर, या फिर एक तरीके से इस वर्ड को जाति हत्या भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कृष्णा को ज्यादा कुछ तो पता नहीं था और उन्हें राधिका की बातें ही सच लग रही थी, इसलिए वो उन्हें सपोर्ट करने लगता है और अगली बार के प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा हो जाता है। अब इसी चीज का फायदा उठाकर राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट भी करने लगती है और फ्री कश्मीर कहकर उसका माइंड वॉश करने लगती है। यहाँ से कहानी अगेन पास्ट में जाती है और हमें 1989 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने के लिए गया था, क्योंकि इस वक्त वो एक IAS ऑफिसर था और कश्मीर के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा था। पुष्कर का कहना था कि इस वक्त कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की बहुत नीड है, क्योंकि मेरे
मेरे बेटे को बिट्टा कराटे ने इंडियन पुलिस का मुखबिर करार दिया है, किसी भी वक्त उस पर खतरा आ सकता है। जिस पर ब्रह्मदत्त उसे आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और ये सब लोग बैठकर डिनर करने वाले थे, जिसमें नद्रू एक सब्जी थी वो बनाई गई थी। नद्रू जो कि कश्मीर में बहुत ज्यादा फेमस है। जो नद्रू को नहीं जानता इसका मतलब वो कश्मीर को नहीं जानता। इस पर अगेन एक फ्लैशबैक का सीन आता है जब ब्रह्मदत्त पुष्कर को छोड़ने के लिए घर जा रहे थे, रास्ते में उसे सब्जी लेनी थी तो वो अगेन नद्रू लेता था, तो रिटर्न में वो सब्जी वाला उसे पाकिस्तान की करेंसी देता है। जिस पर ब्रह्मदत्त कहते हैं कि ये तुम क्या दे रहे हो, तो सब्जी वाला कहता है कि जिस देश में रहोगे वहीं की तो करेंसी मिलेगी। इस पर ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और वो सब्जी वाले को वहां से उठवा देता है और इसी के साथ साथ जेल में बंद भी करवा देता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक शहर को मैनिपुलेट करने की छोटी कड़ी थी। जिसके बाद ब्रह्मदत्त यहाँ के सीएम से कश्मीरी पंडितों के प्रोटेक्शन के लिए बात करने के लिए पहुंचता है, लेकिन सीएम तो उल्टा उन्हीं पर ही प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगा देते हैं और उसे सस्पेंड भी कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, यहाँ से चले जाओ। और सभी व्यूअर्स से देख पाते हैं कि सीएम जाकर बिट्टा कराटे से मुलाकात करते हैं। ब्रह्मदत्त समझ चुका था कि ये सारा कुछ एक मिली भगत है। हिंदू जिन्हें मुसलमान काफिर कह के बुलाते हैं, ये सभी उन्हें इस कश्मीर से खदेड़ देना चाहते थे। ब्रह्मदत्त की वाइफ लक्ष्मी दत्त यहाँ पर कृष्णा को उसकी एक फैमिली फोटो दिखाती है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कृष्णा अपने माता पिता और बड़े भाई शिव को देख पाता है, क्योंकि जब ये लोग कश्मीर से गए थे इनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जरूरतमंद चीजों को भी अपने साथ ले ले। यहाँ पर ब्रह्म उसे कश्मीर में हुए जेनोसाइड के बारे में कहता है, जिस पर कृष्णा का कहना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई 5 लाख लोग नहीं सिर्फ 2 लाख लोग ही खत्म किए गए थे। इनफैक्ट वो 2 लाख भी मिलिट्री के थ्रू ही मारे गए थे, क्योंकि ये आतंकवाद फैला रहे थे। ये सब कुछ एक अफवाह है। ब्रह्म को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है। जहाँ पर अगेन सीन फ्लैशबैक में जाता है। ये वो वक्त था जब बिट्टा कराटे ने करण को मारकर उसके खून से सने चावल उसकी वाइफ शारदा को खिलाए थे। इसके बाद वो सारे टेररिस्ट वहां से निकल जाते हैं और ये फैमिली करण को उस ट्रंक से बाहर निकालती है। इस वक्त भी करण के शरीर में थोड़ी सी जान थी, तो यहाँ पुष्कर जी अपने दोस्त महेश को कॉल करके यहाँ पर करण की हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। महेश मदद के लिए तैयार होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ और टेररिस्ट आ जाते हैं, जिनका एक भाई मिलिट्री सोल्जर्स के थ्रू घायल हो चुका था। वो टेररिस्ट कहता है कि मेरे भाई को पहले हेल्प चाहिए, इससे मेडिकल हेल्प अभी के अभी दो। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव वाले को सिर्फ ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड दे सकता है, अदरवाइज और कोई ब्लड ग्रुप काम नहीं आएगा। तो टेररिस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि किसका ओ नेगेटिव है, लेकिन कोई खड़ा नहीं होता। इसी बीच वो दहशत फैलाने के लिए एक नर्स के सर में गोली दाग देता है। तभी एक शख्स डर के मारे खड़ा होता है और कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। लेकिन इनका टेररिज्म यहीं खत्म नहीं होता। उस बंदे का एक बोतल खून निकाल लेने के बाद में उसकी नली को यूं ही फर्श पर खुला छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे तो ये मर जाएगा, जहाँ पर टेररिस्ट कहता है कि हमारे एक जान के बदले हम 2 काफिरों की जाने लेंगे, और आजादी आजादी कहकर चिल्लाने लगते हैं। वक्त पर महेश पुष्कर के बेटे की हेल्प करने के लिए नहीं पहुंच पाता और करण की डेथ हो जाती है। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्म को कॉल कर बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि जब पूरे भारत के साथ ऐसा होगा तो तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होगे जिनकी वजह से ये सारा कुछ कांड हो रहा होगा। जिसके बाद पुष्कर अपने घर वालों को वहां से लेकर कहीं दूर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में हम कुछ पेड़ों पर कश्मीरी पंडितों की लाशें लटकती देख पाते हैं। सचमुच ये सीन दिल दहला देने वाला था कि आखिर अपने मकसद को कामयाब करने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं, यहाँ और भी रेफ्यूजीज थे जो कि कश्मीर से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचे थे। इस जगह का नाम था पुरखू कैंप जम्मू। हर कोई यहाँ पर टेंट में रह रहा था और यहाँ पुष्कर की तरह और भी ऐसे कई सारे लोग थे जिनकी फैमिली को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। इंडियन आर्मी के थ्रू बचाए गए ये लोग, इनके पास ना ही घर था और ना ही घर से लाया गया सामान था। इनफैक्ट इन्हें राशन भी जो मिलता था इन्हें आधा पेट खाकर काम चलाना पड़ता था। ये सब लोग अब बस इसी आस में जी रहे थे कि जब हम वापस से अपने घर पहुंचेंगे तो हमें भरपेट खाना मिलेगा और सारी सिचुएशन अगेन नॉर्मल हो जाएगी। कुछ दिन उसी कैंप में बिताने के बाद में हम पुष्कर जी को देख पाते हैं जिनकी आईसाइट धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। इसी के साथ साथ वो अपनी मनोस्थिति भी खो रहे थे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो एक इंसान के ऊपर जब बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है तो वो इंसान अपने सोचने समझने की हालत भी खो देता है। और फिर एक दिन उन सभी से मिलने के लिए आईएएस ब्रह्मदत्त वहां पर आते हैं, जो कि अब एक आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर एक होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुके थे, जिनके साथ इस बार होम मिनिस्टर भी वहाँ उन लोगों की देखरेख के लिए आए थे। वहाँ मौजूदा सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें एक एक करके बताने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पुष्कर पंडित पहुंच जाता है, हाथ में एक बैनर लिए जिस पर लिखा था रिमूव आर्टिकल 370। ब्रह्मदत्त उसे देखकर पूरी तरीके से हिल चुका था, क्योंकि अपने दोस्त की ऐसी हालत आखिर कोई भी देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुष्कर की आंखें और उसका दिमाग इस कदर खराब हो चुका था कि वो अपने सामने खड़े दोस्त को भी नहीं पहचान पा रहा था। ब्रह्मदत्त को ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसकी फैमिली के पास बातचीत करने के लिए पहुंचता है। वो शारदा से कहता है कि मैं तुम्हारे रहने के लिए एक छोटे से घर का बंदोबस्त तो करवा ही सकता हूँ, इसी के साथ एक जॉब का भी जुगाड़ कर दूंगा ताकि तुम लोग अपना आराम से पेट पाल सको। शारदा की हालत तो वैसे भी बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनके द्वारा दिखाए गए घर में रहने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ से कहानी करीब 1 साल आगे बढ़ती है। ये लोग यहाँ पर रह तो रहे थे, लेकिन इधर के हालात भी कुछ कुछ कश्मीर जैसे ही थे। दूसरी तरफ हम बिट्टा कराटे को देखते हैं, जो कि इस वक्त मीडिया में आया था। एक टेररिस्ट होने के बावजूद भी आज जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ पर ये टेररिस्ट यानी कि फारूक अहमद दर अपने आप को एक फ्रीडम फाइटर बताता है और अपने आप को गांधी जी और भगत सिंह से कंपेयर करता है। ये सब चीजें जब टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी तो पुष्कर भी इस न्यूज को देख रहा था और काफी ज्यादा चिंतित होता है कि आखिर 1 साल में ये लोगों तक मीडिया के थ्रू पहुंच गया, न जाने किसी दिन पीएम तक भी पहुंच जाएगा। मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ कि पीएम तक अपनी बात को पहुंचा सकूं, लेकिन आज तक मेरी एक भी बात उन तक नहीं पहुंची। यहाँ अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। ये वो वक्त था जब कृष्णा बड़ा हो चुका था और अपने दादा पुष्कर पंडित के पास आता है। उनकी आखिरी सांसें जब वो ले रहे थे तो अपने बेटे को कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अपनी जमीन यानी कि कश्मीर में ही फैला देना। ये सीन बहुत ही ज्यादा सेंटी था और मैं तारीफ करना चाहूंगा कहानी के हर एक एक्टर की, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने किरदार को जिंदा रखने के लिए। और मेरे ख्याल से शायद ये भी एक रीजन हो सकता है सभी लोगों का इस मूवी की डिमांड करने के पीछे। अब यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रह्मदत्त ने ये सारी स्टोरी कृष्णा को बताना स्टार्ट किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ क्या क्या था। कृष्णा भी बात समझ चुका था कि राधिका मेनन उसका दिमाग वॉश कर रही है और उसे कश्मीर के लिए भड़का रही है और इनडायरेक्टली बिट्टा कराटे से हाथ मिलाने के लिए कह रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कश्मीर में और यहाँ हम महेश, अतुल, हरिनारायण और ब्रह्मदत्त को देख पाते हैं, जो कि अपने दोस्त पुष्कर नाथ पंडित की अस्थियों को आज इस घर में या फिर कहें कि इस कश्मीर की वादियों में फैलाने के लिए आए थे। उनके घर
घर में एक शिवजी का मंदिर था, लेकिन वहाँ से शिवजी को हटा दिया गया था और यहाँ का लोकल फ्लैग फहरा दिया था। लेकिन ये सभी मिलकर वहाँ का फ्लैग हटाकर शिवलिंग को अगेन स्थापित कर देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी की अस्थियां अपने घर और कश्मीर में अर्पित कर देता है। और फाइनली इसी तरीके से पुष्कर पंडित की अंतिम ख्वाहिश पूरी होती है। वहाँ के सारे काम को निपटाकर कृष्णा एक आदमी के साथ बेट्टा कराटे से मिलने के लिए जाता है और व्यूअर्स को यह पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बचपन में शिवा का दोस्त अब्दुल था। अब्दुल उसे पूरी कहानी बताता है कि आज से पहले 1990 में क्या क्या हुआ था। हमने कभी भी कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाने के बारे में नहीं सोचा। कृष्णा उससे पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था, जहाँ पर अब्दुल उसे सारी बातें बताने लगता है। मीनवाइल ये सारी चीजें कृष्णा अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। अब्दुल कहता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी तुम्हारे परिवार के खिलाफ नहीं था, बल्कि शिव तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये सारा किया कराया बेट्टा कराटे का ही था, क्योंकि उसे काफिरों से सख्त नफरत थी। इस वक्त हम कृष्णा को देख पाते हैं जो कि बेट्टा कराटे के सामने खड़ा था। बेट्टा कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अपनी युवा पीढ़ी को एक सही जगह पर लेकर जा रहे हो। कश्मीर पहले भी एक आजाद मुल्क था और आगे भी आजाद मुल्क ही रहना चाहिए। इसकी सुरक्षा हमारे हाथों में है। मैं तो एक फ्रीडम फाइटर हूँ जो कि गांधी जी और भगत सिंह जैसा काम कर रहा हूँ। उन लोगों को मैंने नहीं मारा, बल्कि मिलिट्री फोर्सेज ने मारा और नाम उल्टा मुझ पर लगा दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी तो खुद ही कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर भाग रहे थे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद में कृष्णा को लगने लगता है कि सचमुच बेट्टा कराटे सही बोल रहा था। इस बात पर अगेन वो आर्गुमेंट करने के लिए ब्रह्मदत्त के पास पहुंच जाता है। इसी के साथ उसे बहुत खरी खोटी भी सुनाता है कि आपने एक देश के फ्रीडम फाइटर के लिए इतना बुरा भला कहा। और अब जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तो कृष्णा को सारी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका था। जिसके बाद उसके सामने 3 फाइल्स रखी जाती है जिसमें कश्मीर के उस जेनोसाइड के बारे में लिखा था जो कि आज से 33 साल पहले हुआ था, यानी कि करीब 1991-92 में। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उस फाइल्स में लिखा था वो एक दर्दनाक सपने से ज्यादा और कुछ नहीं था। पूरी फैमिली को किसी और ने नहीं बल्कि बेट्टा कराटे ने ही मारा था। इसके बाद सारी सच्चाई जान लेने पर वो पहुंच जाता है अपनी कॉलेज में। यहाँ राधिका अगेन भड़काऊ भाषण दे रही थी और अब क्योंकि कृष्णा वहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका था तो राधिका कुछ शब्द बोलने के लिए कृष्णा को मंच पर आमंत्रित करती है। और अब ये वो वक्त आ चुका था जब सारे कॉलेज के बच्चों को सच मालूम चलने वाला था। यहाँ कृष्णा माइक हाथ में लेकर बोलने लगता है कि बहुत सालों पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, और उन्होंने वहाँ पर काफी वक्त तक श्रद्धा करी, भगवान का आचमन किया और ज्ञान प्राप्त किया, और इसी वजह से उस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। ऐसा करते करते काफी सारे लोग और ज्ञानी पुरुष कश्मीर पहुंचे, जिसके बाद धीरे धीरे कश्मीर और बसता चला गया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो कि शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और पंडितों ने उन्हें वहाँ पर रहने भी दिया। लेकिन जब सारे टेररिस्टों को ये पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है, कोई भी मिलिट्री हमें रोक नहीं सकती, हमें पकड़ना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए, तो उस जगह को अपना बनाने के लिए उन्होंने अपना पहला शिकार बनाया कश्मीरी पंडितों को और उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्हें बहुत मारा गया, फिर जबरदस्ती कलमा पढ़वाया गया कि अगर इस धरती पर रहना है तो मुसलमान बनकर रहना होगा। जबकि इस्लामिक धर्म में ये साफ साफ लिखा है कि किसी से भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना या फिर कलमा पढ़वाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले मुसलमानों को भी मारा। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान से सुन लेना आप लोग कि उन टेररिस्टों का शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी हुए थे। तो कमेंट सेक्शन में रिलीजन के नाम पर अपने आप को ब्लेम करना या किसी और को बुरा ठहराने के लिए मत बैठना। सारा किया कराया कुछ टेररिस्ट ग्रुप का था, नहीं किसी स्पेसिफिक रिलीजन का। ये पूरा स्कैंडल एक बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ और करीब 5 लाख लोगों को जान से मार दिया गया। इस पूरी स्पीच को देते वक्त वहाँ पर कई और भी लोग थे जो किसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार कृष्णा रुकने वाला नहीं था। उसे जो सच्चाई लोगों तक पहुंचानी थी वो अपनी पोजीशन के जरिए आज उन लोगों तक पहुंचा ही रहा था। और मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं भी बीइंग अ क्रिएटर एक सच्चाई लोगों तक ही पहुंचा रहा हूँ। इसी के साथ साथ कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को सिर्फ मसाला चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर लड़ने के लिए कोई टॉपिक चाहिए ताकि खुद की सत्ता बनी रहे। कोई किसी कमजोर पर हो रहे जुल्म के बारे में कुछ नहीं कहता, भुखमरी से कितने लोग मर रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहता, और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी इन बातों में आकर आपस में ही लड़ मरते हैं। जिसके बाद रोते हुए कृष्णा अपनी माँ और अपने भाई शिव के बारे में जिक्र करता है। इसी के साथ कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है। अब ये सीन्स और ये सारी बातें कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है, तो अगर वीडियो को यहीं पर रोककर बंद कर देना चाहते हो और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अगर अभी तक यहीं पर रुके हो तो स्टोरी यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। इस वक्त बेट्टा कराटे उस प्लेस पर पहुंच चुका था जहाँ पर कुछ घर में रह रहे कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर कश्मीर से यहाँ भाग कर आए थे। बेट्टा कराटे इस वक्त आर्मी की ड्रेस में आया था जो कि एक फेक आर्मी वाले थे। का पहला शिकार बनती है शारदा। वो उसे घर से बाहर निकालता है और कहता है कि तुम काफिर इस जमीन पर पैर रखने लायक नहीं हो। जिसके बाद वो एक मौलवी को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि काफिरों के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर वो मौलवी शारदा के मुंह पर थूकता है। वहाँ मौजूद लोग ये सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी आकर शारदा को बचाने की। बेट्टा कराटे का जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसने शारदा के कपड़े फाड़ दिए, सभी के सामने उसे निर्वस्त्र कर दिया और फिर एक आरी मशीन से उसे बीच में से आधा आधा काट दिया। वहाँ खड़ी कुछ औरतें जिनसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था उन्हें वॉमिट आ रही थी, तो बेट्टा कराटे ने उन्हें भी जान से मार दिया। उसके बाद उस प्लेस पर मौजूद सभी लोगों को लाइन से खड़ा करके एक एक करके सर में गोली दाग दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सच्चाई आपके सामने रखने का था। तो अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे जरूर बताइएगा। मेरी जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगी आपकी उन फेवरेट मूवीज को लाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं।